हेलो वॉन्ग्स एंड लवर्स, माय क्यूट नॉटी ड्रैगन हस्बैंड के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वांग जी विंग को किस करने जाता है कि तभी जियांग चैंग उन लोगों के रूम पे आ जाता है और विंग को वहाँ से उठाकर वांग जी को भला बुरा कहने लगता है। वह वांग जी को कहते हैं, मुझे तो पहले से ही तुम्हारे इरादे पर शक था। अब बेचारा वांग जी जियांग चैंग से क्या कहता। एक तो वो पहले से ही सोचता आया है कि जियांग चैंग का ऊपर का माला पहले से खाली है और अब तो जियांग चैंग उसका ब्रदर इन लॉ बनने जा रहा है। अगर उसने जियांग चैंग को कुछ बोला तो उसके मदर और ऊपर से उसके ब्रदर तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो बस जियांग चैंग जो कह रहा था चुपचाप सुनता गया। भले ही वांग जी जियांग चैंग की बातों को चुपचाप सुने, लेकिन क्या विंग का भी अपने ब्रदर की बातों को सुनेगा? और तब जब वो जिस इंसान को विंग पसंद करता है उसका भाई उस इंसान पर उंगली उठाता है। विंग को भी बड़ा गुस्सा आया। अगर उसके ब्रदर करे तो ठीक है, अगर वो करे तो बिल्कुल गलत। अगर वांग जी विंग के साथ कुछ नहीं कर सकता तो फिर सिचन क्यों अचंग के साथ शादी कर रहा है? अचंग को भी तो सिचन के साथ शादी नहीं करना चाहिए था। जब विंग अपने ब्रदर को ये बात बोलता है तब जियांग चैंग पूरा गुस्से से तिलमिला उठता है। एक तो इतनी मुश्किल के बाद वो और सिचन एक होने जा रहा है और ऊपर से उसका ये ब्रदर उसके रिश्ते का दुश्मन बने फिरता है। दोनों भाई बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। जहाँ विंग जियांग चैंग के बालों को पकड़ के खींच रहा था, वही जियांग चैंग विंग के बम पे मार रहा था। और लान वांग जी बस वहाँ खड़े हुए इस नज़ारे को देख रहा था, क्योंकि ना तो उसका हिम्मत है कि अब वो इस गुस्से वाले विंग को शांत करे और ना ही वो जियांग चैंग को कुछ कह सकता है। उसे याद है एक बार उसने ऐसे ही गुस्से वाला विंग को शांत करने की कोशिश किया था, लेकिन विंग ने गुस्से से आकर उसके बम पे बड़ा जोर से काटा था। वांग जी को उस फ्रेंड को दोबारा फील तो बिल्कुल नहीं करना। इससे अच्छा है कि दोनों भाई जो करे सो करे। और वांग जी का तो फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा था, वो भला उन दोनों के बीच में बीच बचाव क्यों करने जाए। पता चला कि वो दोनों भाई को शांत करने के चक्कर में दोनों भाई बीच में उसे ही पकड़कर पीटते। ना वांग जी बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था, लेकिन उस शोर शराबे की वजह से पूरे फैमिली अब वांग जी के रूम में चला आया था। और उन दोनों भाइयों को ऐसे लड़ते देखकर चंग से सेलन का तो सिर नीचे झुक गया। वो मन में कहती है, हे भगवान, कैसा निठल्ला बेटा पाल रखा है मैंने। कम से कम रिश्तेदारों के घर में तो मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो। तुम दोनों की वजह से हर वक्त मेरा इज्जत नीलामी होते रहता है। लैन सिचन कहता है, आचंग ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जब जियांग चैंग लैन सिचन के वॉइस को सुनता है तब उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत विंग के बालों को छोड़ देता है और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उसका पूरा फेस और कान पूरा लाल हो गया था शर्म से। वो मन ही मन अपने भाई विंग को कर्ज कर रहा था कि हर वक्त विंग की वजह से उसे लैन सिचन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर ये विंग का बच्चा कब उसका पीछा छोड़ेगा? वैसे तो इस ड्रैगन से लान वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जियांग चैंग का बच्चा जब भी आता है तब भी विंग के साथ लड़ता है और उसके मेंशन पर शांति भंग कर देता है। इस वजह से लान वांग जी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो आज भी वो दिन याद करता है जब विंग के पीछे पीछे जियांग चैंग भी इस ह्यूमन रिलम में चला आया था। और आज भी उस दिन को सोचता है कि आखिर जियांग चैंग को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत था। अगर जियांग चैंग यहाँ नहीं आता तो उसके पीछे पीछे उसके पेरेंट्स भी नहीं आता और अब तक वो विंग को क्लेम भी कर चुका होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस जियांग चैंग के बच्चे की वजह से लान वांग जी को अपने विंग से कितना दिन दूर रहना पड़ा और कितने महीनों बाद या फिर ये कह लो कि कितने सालों बाद वो अपने विंग को देख रहा है और उसके पास भी नहीं जा सकता। जब भी वो विंग के पास जाने की कोशिश करता है ये जियांग चैंग का बच्चा उन दोनों के बीच में आ जाता है। लान वांग जी मन में सोचता है कि तू एक बार मेरे ब्रदर से शादी तो कर, फिर मैं देखता हूँ तुम दोनों को, तब मैं पास आने नहीं दूंगा, तब देखना कि कैसा लगेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विंग जो कि एक ड्रैगन है वो ड्रैगन रिलम से ह्यूमन रिलम में आ पहुंचा था और जियांग चैंग विंग के पीछे पीछे आ गया था। चलिए लान वांग जी के नज़र से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। लान वांग जी 26 साल का एक साइंटिस्ट था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं था कि वो 26 साल में ही एक साइंटिस्ट बन गया था। नहीं, 26 साल में नहीं, वो 24 साल में ही एक साइंटिस्ट बन गया था, क्योंकि उसका फादर लैन जिरन एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे और ऊपर से उसका ब्रदर लैन सिचन वो भी एक साइंटिस्ट था और उन लोगों का खुद का लैब था जिसमें वो लोग कई सारे टेस्ट किया करते थे। लान वांग जी को बचपन से ही सिखाया गया था कि आखिर कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कैसे किसी चीज़ के बारे में रिसर्च किया जाता है, और उसे बचपन से ही ये सारी चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। इसीलिए वो कॉलेज के बाद ही डिसाइड करता है कि वो इस फील्ड में जाएगा और अपने 24 साल की उम्र में ही उसने बड़ी बड़ी चीज़ों का इन्वेंशन कर लिया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन था टाइम मशीन। लान वांग जी अपने 18 साल की उम्र से उस टाइम मशीन पर काम कर रहा था। कभी कभी उसका ब्रदर और उसका फादर भी उसे हेल्प कर दिया करता था, लेकिन उस टाइम मशीन को कंप्लीट करने में पूरा लान वांग जी और उसका दोस्त सू यांग का हाथ था। उन्होंने ही कड़ी मेहनत करके अलग अलग फार्मूला ट्राई करके रात दिन के नींद को हराम करके उस टाइम मशीन को कंप्लीट किया था। तकरीबन 8 साल के मेहनत के बाद उन लोगों को आज सक्सेस मिलने वाला था। वो लोग हर बार ट्राई करते थे, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ फेलियर के सिवा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन इस बार लान वांग जी की किस्मत चमकने वाला था।
एक दिन लान वांगजी सुयांग के साथ उसी लैब में था और टाइम मशीन के ऊपर कुछ काम कर रहा था। वो टाइम मशीन के टाइम को 18th सेंचुरी में सेट करता है और वहाँ ट्रांसपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले तो फेल हो गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा लैब कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो भूकंप आ गया हो और चारों तरफ एक बड़ा सा फ्लैश लाइट जल उठा था। डर से दोनों दोस्त ने ही अपना आंखें बंद करके रखा था, लेकिन जब भूकंप शांत हुआ तब उन्हें लगा कि शायद वो पास में पहुंच गए हैं। इसीलिए दोनों ने आंखों को खोला, लेकिन फिर से निराशा, वो फिर से अपने लैब में थे। और जैसे ही वो लोग आसपास देखते हैं, एक बड़ा सा बॉल जैसा चीज स्पिनिंग होते होते उन लोगों के पास से गुजरते हुए पूरे दीवार पर जाके लगता है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि लान वांगजी कुछ सेकंड की वजह से बच गया, वरना अगर कुछ सेकंड और लान वांगजी वहाँ खड़ा रहता तो पक्का वो बॉल जाके लान वांगजी के चेस्ट में हिट करता। जब वो बॉल दीवार से टकराता है तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर क्या हुआ, साथ ही साथ डरे भी थे कि आखिर ऐसा ब्लास्ट कैसे हो सकता है, कहीं टाइम मशीन का कोई पार्ट्स टूट तो नहीं गया ना। अगर ऐसा होगा तो फिर से उन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी साल साल तक। लेकिन शायद उन लोगों का किस्मत उतना बुरा नहीं था, क्योंकि टाइम मशीन बिल्कुल सही सलामत था। फिर वो चीज़ क्या था, जब वो लोग उस चीज़ के पास जाते हैं तब वो चीज़ धीरे धीरे अपने राउंड शेप से अपनी असली शेप में आ जाता है। राउंड शेप का बॉल धीरे धीरे एक ड्रैगन में बदल रहा था, एक छोटा सा क्यूट सा ड्रैगन जिसके 2 हॉर्न्स थे और साथ ही साथ 2 छोटे छोटे पंख थे, बिल्कुल चिड़िया जैसे। वो ड्रैगन उठता है और इधर उधर देखता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ मम्मा पापा, आप कहाँ हो। तभी उस ड्रैगन की नज़र लान वांगजी पर जाता है। वो ड्रैगन जैसे ही अपने सामने एक इंसान को देखता है तब वो खुद भी एक इंसान में तब्दील हो जाता है, लेकिन जब वो अपने आप को इंसान में तब्दील करता है तब वो पूरा नंगा था, उसके बॉडी में एक छोटा सा कपड़े तक नहीं था। लान वांगजी जो कि उसको देख के पूरा हैरान हो गया था, वो सुयांग की तरफ देखता है। सुयांग अभी किसी दूसरे कामों में व्यस्त था। वो अपने सिर को उठा के उस ड्रैगन को देखने ही वाला था कि तभी लान वांगजी उस ड्रैगन के सामने आ गया और उसे दीवार पे पिन कर दिया। सुयांग कहता है, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे खड़े हो। लेकिन लान वांगजी वाला उसे कैसे पता था कि यहाँ एक नकेट इंसान खड़ा है। पता नहीं क्यों लान वांगजी को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस फील हो रहा था कि सुयांग इस लड़के को ऐसी हालत में देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुयांग को भी डाउट हो गया था कि कुछ तो खिचड़ी पक रहे हैं भाई। सुयांग भी तुरंत वांगजी के पास आ जाता है और साइड से उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक सुयांग देख पाता तब तक लान वांगजी ने उस ड्रैगन को उस इंसान को जो अभी अभी ड्रैगन से इंसान में तब्दील हुआ था उसे अपने पीछे छुपा लेता है। और सुयांग को तरफ जिधर लान वांगजी सुयांग से सच छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस नेकेड पर्सन को कौन समझाए। वो तो ऐसे ही लान वांगजी को अपने सामने से हटाकर सुयांग के सामने आ गया और सुयांग को देखने लगा। सुयांग बिल्कुल स्टंट रह गया, उसका पैर मानो वहीं पे जम गया था। बड़ी बड़ी आंखों से वो उस नेकेड पर्सन की तरफ देखने लगा। तभी लान वांगजी तुरंत जाता है और सुयांग की दोनों आंखों को अपने हाथों से कवर कर देता है। लेकिन सुयांग तो सुयांग था, वो वांगजी के हाथों को अपने आंखों से हटाने की कोशिश कर रहा था और चुपके चुपके उस नेकेड इंसान की तरफ बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार लान वांगजी उसकी आंखों को और भी ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है। तब सुयांग लान वांगजी को कहता है, ओह अच्छा, आपने समझा कि तुम क्यों मुझे देखने नहीं दे रहे थे। तो लान वांगजी, तुम चुपके चुपके ये सब काम करते हो। तुम्हारी मदर तुम्हें लेके इस टेंशन में है कि तुमने आज तक किसी को डेट तक नहीं किया, वो कैसे तुम्हारी शादी कराए, और इधर तुम एक इंसान को, वो भी एक बॉय को यहाँ पर लाके तुम ये सब करते हो। छी 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 लान वांगजी, कम से कम इस लैब को तो छोड़ देते। इसे हम पूजा करते हैं और इसे हम अपने मंदिर जैसा मानते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर ये सब कर रहे थे। छी छी लान वांगजी, तुमसे ये उम्मीद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अब भाई लान वांगजी सुयांग को कैसे समझाए कि ये वो नहीं है जो सुयांग सोच रहा है, ये तो वो छोटा सा ड्रैगन है जो इंसान में तब्दील हो गया था। और लान वांगजी ने खुद अपने आंखों से उसे इंसान में तब्दील होते देखा था। वांगजी कैसे भी करके सुयांग को वहाँ से घसीटते हुए दूसरे रूम पे ले जाता है और तुरंत उस रूम पे आकर अपने एक शर्ट से उस इंसान को ढक देता है और उसे कहता है, खबरदार जो तुम ऐसे बाहर निकले तो पहले प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन लो। वो छोटा सा ड्रैगन जो अभी अभी इंसान में तब्दील हो गया था, जब उसने लान वांगजी को देखा तो वो लान वांगजी को अपना गार्जियन समझने लगा और लान वांगजी के पीछे पीछे ही घूमता रहा। अब उसने शर्ट और पैंट वेयर कर लिया था, जो कि वांगजी ने अपने कलेक्शन में से ही दिया था, क्योंकि कभी कभार वो लैब में ही रुक जाया करता था, इसलिए उसके पास हमेशा से एक्स्ट्रा शर्ट और पैंट रहता था। अब वो दोनों एक तरफ खड़े थे और सुयांग उन दोनों के तरफ। अब दोनों एक साथ सोफे में बैठे हुए थे और उनके सामने सुयांग एक टक लगाए उन दोनों को देखे जा रहा था। और लान वांगजी को पता नहीं इन कुछ ही पलों में उसने क्या कुछ नहीं सुना दिया, उसने तो लान वांगजी के कैरेक्टर को भी गंदा कह दिया।
लान वोंगजी जो कि सोफे में अपना सिर पीट रहा था और सुयांग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वो नहीं है जो वो समझ रहा है, लेकिन सुयांग तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सुयांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुम कह रहे हो कि वो एक ड्रैगन है और यहाँ पर आ गया है, ये कैसे हो सकता है? पहले बात तो लान वोंगजी, ये कोई पोर्टल नहीं कि दूसरी दुनिया खुल जाए, ये टाइम मशीन है जो हमने 8 सालों की मेहनत से बनाया है और तुम हमारे 8 साल की मेहनत को ऐसे ही नकारते रहे हो। और दूसरी बात, ड्रैगन जैसे कोई चीज़ नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हें अकेले क्यों देखा, मैंने क्यों नहीं देखा? वोंगजी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू दूसरी तरफ फेस करके खड़ा था, तो कैसे देख सकता था, लेकिन सुयांग अपने जिद पे खड़ा था और वोंगजी को कह रहा था कि वोंगजी झूठ बोल रहा था। फाइनली वोंगजी को सुयांग को घसीटते हुए ले जाना पड़ा और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ा, तब जाके सुयांग ने यकीन किया। लेकिन अब उन दोनों के सामने और भी बड़ा चुनौती था कि अब वो आखिर इस ड्रैगन के बच्चे को क्या करे। ना ही वो उसे उस दुनिया में भेज पा रहा था और ना ही वो उसे अपने साथ रख पा रहा था। तभी वो ड्रैगन के बच्चा यानी कि वो इंसान चीख कर उठता है और उन लोगों से कहता है, मुझे भूख लगी है, खाना दो खाना दो खाना दो। वो इतना जोर से चीखता है कि दोनों का मानो कान का पर्दा ही छीन जाता। लान वोंगजी सुयांग से कहकर तुरंत उस छोटे से ड्रैगन के लिए कुछ चिकन और मीट मंगवा लेता है, लेकिन ये पका हुआ नहीं था, ये कच्चा था। जब उस इंसान के सामने ये सब रखा गया तो वो फिर से रोने लगा और कहा, हाँ तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मैं कच्चा खाना खाता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत सारा खाना खाना है, मुझे अभी खाना दो, अभी खाना दो, मुझे भूख लगी है, तो दो खाना दो प्लीज़। ये कह के वो ड्रैगन इधर उधर उछल रहा था। फिर दोनों फिर से उस ड्रैगन के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद डिलीवरी आ गया था। उस पार्सल में कम से कम 5-6 किलो का खाना था, लेकिन देखते देखते वो ड्रैगन अकेला ही सब कुछ खा गया और इतने मेसी तरह से खाया कि लान वोंगजी और सुयांग को देख के उल्टिया हो गया। अब फाइनली जाके वो ड्रैगन शांत हुआ था और उन लोगों के सामने बैठा था। वो लोग उस ड्रैगन को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो ड्रैगन बताता है कि उसका नाम फुयिंग है। वैसे तो मेरा नाम वेबुसियन है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मुझे वुइंग भी बुला सकते हो, क्योंकि मुझे हर लोग वुइंग कहते हैं। और वोंगजी की तरफ देख के उसने कहा, और आप तो मेरे गार्जियन हो ना, तो फिर आप मुझे वुइंग ही कहना। वोंगजी कहता है, आखिर में भला तुम्हारा गार्जियन कैसे हुआ? तब वुइंग कहता है, क्योंकि आप ही ने मुझे यहाँ लाया है ना। वोंगजी कहता है, मैं कोई तुम्हें यहाँ लाया नहीं हूँ और तुम खुद आ गए, और तुम आए कहाँ से हो? हाँ, तुम किस दुनिया में रहते हो? वुइंग तब उन लोगों को बताने लगा कि वो ड्रैगन रेलम से है। उनके रेलम में बहुत सारे ड्रैगन रहते हैं, लेकिन कोई खूंखार नहीं, सभी क्यूट क्यूट ड्रैगन रहते हैं। और वुइंग का एज अभी 20 साल का है और वुइंग को खुद ही नहीं पता कि वो कैसे आ गया। वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, लेकिन वो कब यहाँ पहुँच गया उसे खुद ही नहीं पता। उसे ऐसा लगा कि मानो कोई उसे खींचकर यहाँ लाया हो, और वैसे जोर से गिरने की वजह से वुइंग के कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है। वो अपना शर्ट को ऊपर करके वही सोफे पर सो गया और उन दोनों को कहा कि चलो मेरा मालिश कर दो, मुझे बहुत जोर से लगा है। वोंगजी और सुयांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहता है, क्या हम तुम्हारा मालिश करें? तुमने सोच भी कैसे लिया? तब वो ड्रैगन कहता है, देखो मुझे नहीं पता, तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके आए हो, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ अब तुम्हारी है। मैं जब अपने रेलम में था तब मेरी मदर, मेरी काका सब मेरे मालिश कर दिया करते थे, अगर मुझे छोटे से छोटे खरोच भी लग जाए तो। और तुम लोग मुझे यहाँ पे लाए, इतने ज़्यादा तकलीफ दिया, और तुम लोग मेरा मालिश नहीं करोगे? रुको। ये कह के वो गया और दोनों के पीछे खड़े हो गया। फिर वो अपना छोटे से ड्रैगन के रूप में आया और दोनों के बम पे बहुत जोर से काट लिया, जिसकी वजह से दोनों चीख कर उठे और दोनों को बहुत तेज दर्द हुआ। वुइंग फिर से अपना इंसानी रूप में आता है और हम लोगों को कहता है, कैसा लगा? अब कहो कि तुम लोग मेरा मैसेज नहीं करोगे। अब अगर तुमने एक और बार ना कहा ना तो मैं फिर से तुम लोगों को काट लूँगा। ये कह के वो अपना ड्रैगन फॉर्म में आने ही वाला था कि लान वोंगजी और सुयांग तुरंत उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, रुको रुको रुको, हम करते हैं। वुइंग ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और अपना शर्ट को उठाकर वही सोफे पर लेट गया। सुयांग और लान वोंगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आपस में कहते हैं, क्या हमें यह करना ही पड़ेगा? तब सुयांग के दिमाग में कुछ चाल चलता है और कहता है, देखो ब्रो, तुम जानते हो ना मेरा ऑलरेडी एक पार्टनर है साओ सिंचन। अगर उसे ऐसे पता चलेगा कि मैं किसी और के पीठ मालिश करके आया हूँ तो तुम सोचो मेरा घर में क्या हालत होगा। वो तो मुझे कमरे में भी घुसने नहीं देगा। और तुम जानते हो कि मैं अपने पार्टनर को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर वो मुझे अपने आप को टच करने नहीं देगा तो फिर मैं क्या करूँगा? देखो ब्रो, अब तो तुम्हें ही इसे संभालना होगा, और वैसे भी इसे तो तुम यहाँ पर लेकर आए हो ना। वोंगजी डिसबिलीवली सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं इसे लेकर आया हूँ? मैं कब इसे लेकर आया हूँ?
तुम भूलो मत कि इस टाइम मशीन को हमने दोनों ने बनाया है, और अगर इसकी फॉल्ट की वजह से ये यहाँ आ गया है तो ये हम दोनों की गलती है। सुयांग कहता है वो सब मुझे नहीं पता, मुझे साउथ इंजन के पास जाना है, मैं चलता हूँ, बाय बाय, तुम उसका ख्याल रखना, वैसे भी वो तुम्हें अपना गार्जियन मानता है, एंजॉय करना ब्रो। ये कह के सुयांग वहाँ से चला गया। वेंग जो कि इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके पीठ को मालिश किया जाएगा, वो फिर से चीखने लगता है और कहता है क्या तुम्हें फिर से काटना पड़ेगा, फिर जाके तुम मेरा मालिश करोगे। वोंग जी के पास अब कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप जाके उस सोफे पर खड़ा हो जाता है और उस इंसान के पीठ को मालिश करने लगता है। तब विंग कहता है हाँ तुम ऐसे मालिश करोगे, तुम्हें तो मालिश कैसे किया जाए ये भी नहीं पता। वोंग जी जो कि ये सब काम पहले कभी नहीं किया, वो विंग से पूछता है तो फिर कैसे किया जाए, मैंने कभी नहीं किया। तब विंग कहता है रुको, ये कह के उसने अपना हाथ फैलाया और हवा में ही उसके हाथों में एक ऑयलमेंट आ गया। विंग उस ऑयलमेंट को वोंग जी के हाथों में थमाकर कहता है इसे लो और मेरे पीठ पे अच्छे से मसाज करो, और हाँ अगर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हुआ तो याद रखना मैं फिर से तुम्हें काटने वाला हूँ। ये कह के वो उस सोफे पर ही लेट गया और वोंग जी को मजबूरन उस तेल को अपने हाथों में लेकर उसके पीठ में मालिश करना पड़ा। लेकिन जब वोंग जी उस तेल को उस इंसान के पीठ में मालिश कर रहा था तब पता नहीं वोंग जी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वोंग जी को ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे कुछ तो अजीब सा हलचल हो रहा है। वोंग जी का फेस पूरा शर्म से पानी पानी हो गया है। वो तुरंत उठता है और वॉशरूम की तरफ भागता है, अपने आप को ठंडे पानी के अंदर शांत करता है। वेंग जो कि इंतज़ार कर रहा था कि वोंग जी कब बाहर आएगा और उसकी मालिश को कंप्लीट करेगा, लेकिन जब वोंग जी बाहर नहीं आता तब वेंग खुद ही वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वोंग जी अपने आप को सेटिस्फेक्शन कर रहा है। वेंग को तो ये सब कुछ पहले से नहीं पता था। उसे ये चीज़ बड़ी डेंजरस लगा कि कैसे वो इंसान अपने आप को प्लेजर दे रहा था। वेंग वहाँ जाके खड़ा हो गया और उसके मतलब कि वोंग जी के लिटिल ब्रदर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। वोंग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, तुम्हें यहाँ किसने अलाउ किया, चल गया तुम यहाँ से। लेकिन वेंग वोंग जी के बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है तुम जो कर रहे थे ना वो मुझे भी करना है, मुझे दिखाओ ना ये कैसे किया जाता है। वोंग जी कहता है देखो प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वेंग कहता है देखो तुम जो खेल खेल रहे थे मुझे भी वो खेल खेलना है, अगर तुमने ना कहा तो याद रखना मैं फिर से तुम्हारे बम पे काटने वाला हूँ। वोंग जी अब डिसबिलीवली वेंग की तरफ देखने लगता है। हाँ इस ड्रैगन की वजह से वोंग जी का ये हालत है और अब ये आकर वोंग जी को और भी ज़्यादा टीजिंग कर रहा है। क्या सच में ये इतना नादान है या फिर वो ऐसा नादान होने का ढोंग कर रहा है और वोंग जी को परेशान कर रहा है। विंग वोंग जी के लिटिल ब्रदर को अपने नाखूनों से खरोच रहा था और उसे अच्छे से इधर उधर मुड़ के देख रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ है। हालांकि उसके खुद के पास भी वो था लेकिन उसने कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तब भी उसे याद आता है हाँ ये चीज़ तो उसके पास भी है। ये कह के वो अपना पैंट को उतारने लगा। वोंग जी डिसबिलीवली खड़ा था और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है अरे हाँ मेरे पास भी तो ये है ना, देखो देखो। लेकिन वोंग जी तब उसका हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहता है बाहर जाओ यहाँ से। विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हें दिखाना है, मेरे पास भी है ना। वोंग जी कहता है आर यू डेफ, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। देखो मुझे अपना कंट्रोल लूज़ करने पर मजबूर मत करो, मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हूँ, तुम ऐसे अगर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। लेकिन विंग वोंग जी की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वोंग जी के लिटिल ब्रदर के साथ ऐसे ही खेल रहा था। वोंग जी को तो ये पूरा स्लो टॉर्चर जैसे लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे प्लेजर भी मिल रहा था। जब वोंग जी अपने प्लेजर के हाईएस्ट लेवल पर था तब विंग वोंग जी के प्राण को छोड़ देता है और अपने आप को ड्रैगन में तब्दील कर देता है। वोंग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है वो विंग को पकड़ता है, उसे उस वॉशरूम के अंदर फेंक देता है और खुद को और अच्छे से शांत करने लगता है। विंग जो कि बाहर था और वोंग जी की आवाज़ को सुन पा रहा था वो मन ही मन कहता है मैंने तो उसे नहीं काटा तो फिर वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, शायद मैंने तब जैसे उसे काटा था उसका पेन अभी भी है। विंग को थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, उसे उतने जोर से नहीं काटना चाहिए था, आफ्टर ऑल वो उसका गार्जियन है, आगे से ध्यान रखेगा विंग। ये कह के विंग वहाँ से निकल गया। खुद को शांत करने के बाद वोंग जी बाहर आता है और विंग से पूछता है कि आखिर तुम रहने कहाँ वाले हो। विंग कहता है जहाँ तुम रहोगे वहाँ रहूँगा ना, तुम जहाँ जाओगे मुझे अपने साथ ले जाओगे। वोंग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर जाने वाला हूँ और खबरदार जो तुमने मेरा पीछा किया। विंग तब रोने लगता है और कहता है तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। वोंग जी कहता है देखो तुम जहाँ मर्जी वहाँ रह सकते हो लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा मत करो, तुम जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ ना।
विंग कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ, तुम मुझे लेकर आए हो, तुम मुझे भेजोगे, मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मर जाना है, मम्मी पापा मम्मा डाडा। ये कह के विंग पूरा रोने लगा जोर जोर से। वॉन्ग जी को समझ में नहीं आया कि आखिर वो विंग को शांत कैसे करे। वॉन्ग जी विंग को शांत करते हुए कहता है ठीक है रुको रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, तुम रो क्यों रहे हो और तुम ऐसे हर बात पर रोने क्यों लगते हो। विंग तब भी अचानक से शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि मानो वो कभी रो ही नहीं रहा था। और शांत होते हुए वो कहता है मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि जब भी मैं रोता हूँ मुझे वो चीज़ मिल जाता है जो मैं चाहता हूँ। वॉन्ग जी कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है। विंग जी की तरफ मुस्कुराता है और उसके तरफ दांत दिखाता है। वॉन्ग जी विंग को अपने साथ घर तो नहीं लेके जा सकता था, इसीलिए वॉन्ग जी ने विंग का रहने का खाना का पूरा इंतज़ाम उसी लैब के एक रूम में कर दिया था, जो रूम में कभी कभार काम करते वक्त वो दोनों आराम किया करते थे, मतलब कि सुयांग और वॉन्ग जी। विंग को उस लैब में रहने का सारा इंतज़ाम कर देने के बाद वॉन्ग जी अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके मदर का उसके पास बार बार फ़ोन आ रहा था और जो उसे डांट रही थी कि जल्दी से घर वापस आ जाओ। वॉन्ग जी कार को लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। वो जब अपने रूम में जाता है और अपना कपड़े को चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, वो जब बाहर आता है तब हैरान हो जाता है क्योंकि विंग उसके पेट पर लेटा हुआ था। वॉन्ग जी उसे पेट से उठाते हुए कहता है तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ किसने अलाउ किया, और तुम ऐसे मेरे पेट पे क्या कर रहे हो। विंग तभी कहता है तुम्ही तो मुझे यहाँ लेके आए हो। वॉन्ग जी कहता है झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आया था, तुम यहाँ कैसे आ गए। विंग तक अपने आप को एक छोटा सा ड्रैगन में तब्दील करता है और वॉन्ग जी के कंधों के पीछे बैठ जाता है और कहता है ऐसे आया। वॉन्ग जी अब अपने सिर में अपना हाथ पीटने लगता है कि आखिर वो इस ड्रैगन का क्या करे, और इस मनहूस घड़ी में उसने इस ड्रैगन को धरती पे बुला लिया। अब अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी पता चला तो क्या होगा। वो लोग वॉन्ग जी को डांट डांट के कहीं घर से ही ना निकाल दे, क्योंकि वॉन्ग जी की मदर बहुत ही गुस्से वाली है। उसे वॉन्ग जी का ये सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो उसका बड़ा बेटा और हस्बैंड उस कामों में इतना बिजी रहता है कि उन्हें टाइम ही नहीं देता, और ऊपर से वॉन्ग जी तो उस लोगों से भी बड़ा वर्कोहॉलिक था। वॉन्ग जी अगर काम करने के लिए अपने लैब में एक दिन चला जाता तो वो हफ्तों तक वापस नहीं आता, जिसकी वजह से घर में सबसे ज़्यादा डांट वॉन्ग जी को पड़ता था। और अगर उसके मदर को ऐसा भनक भी लग गया कि वॉन्ग जी ने किसी और प्लेनेट के किसी चीप को अपने यहाँ बुला लिया है तो उसके मदर तो उसे कच्चा चबा जाएंगी। वॉन्ग जी विंग को समझाते हुए कहता है देखो तुम यहाँ आ तो गए हो ठीक है, लेकिन खबरदार इस कमरे से बाहर मत निकलना, याद रखना हाँ, जब तक मैं इस कमरे में ना आऊँ तब तक तुम इस कमरे में ही रहना। विंग हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन कहता है मुझे बोर फील हो रहा है। वॉन्ग जी तब विंग को कहता है कि देखो इस कमरे में जो जो चीज़ है तुम उस हर चीज़ को देख सकते हो, लेकिन हाँ भूल कर भी नीचे मत जाना हाँ। विंग हाँ में सिर हिला देता है और वॉन्ग जी अपने दिमाग में हज़ारों टेंशन लिए नीचे चला जाता है डिनर करने के लिए। लेकिन वॉन्ग जी का शायद किस्मत अच्छा था कि विंग उसके डिनर के टाइम पे नहीं आया था। वो जब डिनर करके कमरे में आता है तब सुयांग वॉन्ग जी को कॉल करता है और पूछता है कि आखिर उस ड्रैगन का वॉन्ग जी ने क्या किया। वॉन्ग जी सुयांग को बहुत ही ज़्यादा गाली देता है और उसके मुंह के ऊपर फ़ोन रख देता है। वॉन्ग जी देखता है कि विंग उसके बेड पे ही थक कर लेट गया है और सो रहा है। वॉन्ग जी के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके रूम पे जो सोफे था कुछ दिन पहले ही वॉन्ग जी ने उस सोफे को अपने रूम से बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि उसे अपने रूम में स्पेस चाहिए था। अब वॉन्ग जी उस बात के लिए भुगत रहा है। वो चुपचाप जाकर विंग के पास ही में लेट गया। रात में जब वॉन्ग जी गहरी नींद में था तब अचानक से उसे बहुत ही पेन फील हुआ अपने बट पर। वो चीख कर उठता है और देखने लगता है कि आखिर इसके बट में क्या हुआ। तभी वो देखता है कि विंग एक ड्रैगन फॉर्म में है और उसके बट पर काट लिया है। वॉन्ग जी उसे डांटते हुए कहता है तुमने मुझे काटा क्यों, हाँ मैंने क्या किया तुम्हारा। तब विंग कहता है कि मैं तो तुम्हें बार बार उठा रहा था लेकिन तुम नहीं उठ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें काटा, और देखो तुम उठ भी गए। वॉन्ग जी कहता है आखिर तुम मुझे उठा क्यों रहे थे। तब विंग कहता है मैं तो बस तुम्हें इसलिए उठा रहा था कि मुझे भूख लगी है। वॉन्ग जी कहता है ओह फक, मैं तो भूल ही गया था कि ये भूखड़ भी मेरे साथ है, मैं तो इसे डिनर देना ही भूल गया। वॉन्ग जी कहता है कि देखो अभी मिडनाइट है, तुम अभी सो जाओ, हाँ सुबह को मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। लेकिन विंग फिर से जोर जोर से रोने लगा और कहा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। वॉन्ग जी को विंग का ये वार्निंग अब और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो विंग को शांत करते हुए कहता है कि देखो प्लीज़ तुम चिल्लाओ मत, मेरे घर पे और भी ज़्यादा लोग हैं, सब उठ जाएंगे तुम्हारे ये शोर शराबा को सुनकर। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से बाहर मत निकलना। विंग हाँ में सिर हिला देता है और कहता है जल्दी खाना लाना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता। वॉन्ग जी कहता है ठीक है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं जल्दी जल्दी खाना लाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से बाहर गए तो याद रखना तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा।
खाने को नहीं मिलेगा ये सुनकर विंग डर जाता है और तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं चुपचाप बैठ रहूँगा, जल्दी से खाना ला के दो। वोंग जी छोटे छोटे कदम बढ़ाता है और किचन की तरफ चला जाता है। वो जाके किचन के लाइट को ऑन करता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसके घर पे क्या खाना रखा है, लेकिन उसके घर पे कुछ भी खाना नहीं रखा था क्योंकि रात का जो डिनर बचा था वो सारी सर्वेंट्स अपने साथ लेके चले गए थे। और ये लैम्स कभी भी जंक फूड या फिर फास्ट फूड नहीं खाते, इसीलिए कोई सूखा खाना या फिर ब्रेड वगैरह भी नहीं था, बस फ्रिज में कुछ सब्जियां रखा हुआ था। वोंग जी अब अपने सिर को पकड़ वही नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये जो वेजिटेबल्स है इसमें तो उस ड्रैगन का थोड़ा सा भी पेट नहीं भरेगा, आखिर वो उस ड्रैगन को क्या खिलाएगा इतनी रात में, और तो उसे खाना भी बनाना नहीं आता, या क्या वो इस सारे वेजिटेबल को ऐसे ही कच्चा ले जाए। लेकिन अगर उस ड्रैगन ने फिर से चिल्ला दिया और इसकी वजह से उसकी फैमिली मेम्बर्स का नींद टूट गया तो फिर वोंग जी क्या करेगा? वोंग जी उन लोगों को क्या जवाब देगा? वोंग जी अपने सिर को पकड़े हुए ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से ऊपर से आवाज़ आया जो कि उसके नाम को लेकर चिल्ला रहा था और कहा था खाना खाना खाना, तो खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ। वोंग जी अब बुरी तरह से डर गया था कि जब उसे ये आवाज़ सुनाई दे रहा है तो ज़रूर उसके मदर और बाकी सबको भी ये आवाज़ सुनाई देगा। वोंग जी हड़बड़ी से उठने जाता है लेकिन उसके हाथों में लगकर किचन का कुछ चीज़ टूट जाता है जिसके बाद और भी ज़्यादा आवाज़ होता है। और वो आवाज़ को सुनकर वोंग जी के मदर अपने रूम से बाहर आ गई थी और वोंग जी को पूछ रही थी कि आखिर उसे क्या हुआ, वो इतनी रात को किचन में क्या कर रहा है। वोंग जी तब अपने माँ को शांत करते हुए कहता है वो मदर मुझे भूख लगा था। उसका मदर कहता है अच्छी बात है, बचपन से तुम्हें कभी भी इस मिडनाइट में भूख नहीं लगा, आज अचानक से तुम्हें भूख कैसे लग गया। वो वोंग जी के फोरहेड पर अपना हाथ रखती है और चेक करती है कि कहीं वोंग जी को बुखार वगैरह तो नहीं था ना, लेकिन वोंग जी पूरी तरह से ठीक था। ये देख के उसके मदर कहता है ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगा है तो मैं तुम्हें कुछ बना कर देती हूँ, तुम जाओ और टेबल में बैठ जाओ। वोंग जी कहता है मदर क्या अपने रूम पे जाओ, जब तक आप खाना बना रहे हो मैं बस कुछ मिनट बाद चलाऊँगा। वोंग जी की मदर कहती है ठीक है जाओ, लेकिन तुम इतना हकला क्यों रहे हो। वोंग जी कहता वो मदर कुछ नहीं, बस ऐसे ही भूख लगी थी ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। वोंग जी कुछ और कहने जाता कि तब भी उसका नज़र सीढ़ी पे पड़ता है और वही अपने इंसानी रूप में स्टेयर से एक बार करके नीचे आ रहा था।